विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 16। 2 दिन बाद। उस रात मैं सोया नहीं। सुबह आने में बहुत देर लग रही थी और जब आई भी तो पर्दों से आती तेज धूप के बावजूद पुराना रेडिएटर हमें गर्म नहीं रख सका। इसलिए मैं और कर्नल बिना बोले सोफे पर बैठे रहे। वह पंचांग पढ़ रहा था। पिछली रात मैंने ठंड से लड़ते हुए अपने माता पिता को फोन किया और इस बार जब मैंने कहा हेलो मैं भैरवनाथ हूं तो मेरी मां ने जवाब दिया, क्या हुआ, सब ठीक है? तो मैं उन्हें सुरक्षित रूप से बता सकता था कि नहीं, सब ठीक नहीं है। फिर मेरे पिताजी ने भी लाइन पर आ गए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। चिल्लाओ मत, मेरी मां ने कहा। मैं चिल्ला नहीं रहा, यह तो बस फोन है। खैर थोड़ा धीरे बात करो, उन्होंने कहा और कुछ देर हो गई जब तक मैं कुछ कह पाया और फिर भी मुझे शब्दों को क्रम में कहने में समय लगा। मेरी दोस्त चारुलता का कार दुर्घटना में निधन हो गया। मैंने फोन के पास दीवार पर लिखे नंबर और संदेशों की ओर देखा। ओह भैरवनाथ, मुझे बहुत दुख है भैरवनाथ। क्या तुम घर आना चाहते हो? नहीं, मैंने कहा, मैं यहां रहना चाहता हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है जो अब भी कुछ हद तक सच था। ये तो बहुत भयानक है। उसके गरीब माता पिता? गरीब माता पिता, मैंने सोचा और उसके पिताजी के बारे में विचार किया। मैं तो ये भी नहीं सोच सकता कि अगर मेरी मौत हो जाती तो मेरे माता पिता क्या करते। शराब पीकर गाड़ी चला रही थी। भगवान, अगर उसके पिता को कभी पता चला तो वो कर्नल और मुझे मार डालते। हम अभी तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मेरी मां ने पूछा। मुझे बस चाहिए था कि आप फोन उठाएं। मुझे बस चाहिए था कि आप जवाब दें और आपने दिया। मैंने अपने पीछे से एक सुबकने की आवाज सुनी, ठंड से या दुख से मैं नहीं जानता, और अपने माता पिता से कहा, कोई फोन का इंतजार कर रहा है, मुझे जाना होगा। पूरी रात मैं मौन में जड़ित महसूस करता रहा, भयभीत। आखिर मुझे किससे इतना डर लग रहा था? बात हो चुकी थी, वह मर चुकी थी। वह मेरे पास गर्म और कोमल थी, मेरी त्वचा से सटी हुई। मेरी जीभ उसके होठों पर थी और वह हंस रही थी, मुझे सिखाने की कोशिश कर रही थी, मुझे बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी, आगे बढ़ने का वादा कर रही थी। और अब वह हर घंटे के साथ और ठंडी हो रही थी, मेरे हर सांस के साथ और अधिक मृत। मैंने सोचा, यही डर है। मैंने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है और मुझे यह नहीं मिल रहा है और मुझे इसकी आवश्यकता है। यह ऐसा डर है जैसे किसी ने अपना चश्मा खो दिया हो और चश्मे की दुकान जाकर उसे बताया गया कि दुनिया में चश्मा खत्म हो गया है और अब उसे बिना चश्मे के ही रहना होगा। सुबह के 8 बजने वाले थे जब कर्नल ने किसी से खास बात किए बिना कहा, मुझे लगता है कि आज दोपहर के खाने में बुफरेडोस हैं। हाँ, मैंने कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? भगवान ना करे, लेकिन उसने ही इन्हें नाम दिया था, जानते हो। जब हम यहां आए थे इन्हें फ्राइड बरिटोस कहा जाता था और चारुलता ने इन्हें बुफरेडोस कहना शुरू किया और फिर सबने ऐसा ही कहना शुरू कर दिया और आखिरकार मॉरिन ने आधिकारिक रूप से नाम बदल दिया। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, मुझे नहीं पता कि क्या करूं भैरवनाथ। हाँ, मुझे पता है। मैंने सारे देशों की राजधानियां याद कर ली हैं। राज्यों की नहीं, वह तो 5वीं कक्षा में किया था। देशों की, कोई देश का नाम लो। कनाडा, मैंने कहा। कुछ मुश्किल बोलो। उज्बेकिस्तान। ताशकंद। उसे एक पल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। यह जैसे उसकी जुबान पर पहले से ही था, जैसे वह मानो मेरे उज्बेकिस्तान कहने का इंतजार कर रहा था। चलो धूम्रपान करते हैं। हम बाथरूम में चले गए और शावर चालू कर दिया। कर्नल ने अपनी जीन्स की जेब से माचिस का एक पैकेट निकाला और माचिस को रगड़ा, पर वह जली नहीं। उसने फिर से कोशिश की और असफल हुआ। बार बार कोशिश करते हुए उसके गुस्से का पारा चढ़ता गया, जब तक कि उसने गुस्से में माचिस फर्श पर फेंक दी और चिल्लाया, भगवान के नाम पर। कोई बात नहीं, मैंने कहा, अपनी जेब से लाइटर निकालते हुए। नहीं पज, ये ठीक नहीं है, उसने कहा, अपनी सिगरेट फेंकते हुए और अचानक गुस्से में उठ खड़ा हुआ। भगवान के नाम पर? भगवान, ये कैसे हुआ? वह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती थी? उसने कभी कुछ सोचने का प्रयास ही नहीं किया। कितनी बदमिजाज थी भगवान, यह ठीक नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह इतनी मूर्ख हो सकती थी।
हमें उसे रोकना चाहिए था, मैंने कहा। उसने नल बंद किया और टाइल की दीवार पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। हाँ, मुझे पता है कि हमें उसे रोकना चाहिए था। भगवान के नाम पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमें उसे रोकना चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था। तुम्हें उसे एक 3 साल के बच्चे की तरह देखना पड़ता था। एक गलती करो और फिर वह मर जाती है। भगवान, मैं पागल हो रहा हूं, मैं टहलने जा रहा हूं। सुबह के ठीक 8 बजे के पहले मैंने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है। मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बुरी तरह से टूट चुका हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं मर जाऊंगा। शायद, मैंने कहा। हाँ, शायद, पता नहीं चलता बस, और तुम खत्म हो जाते हो। मैं उसके पीछे कमरे में गया। उसने अपनी बंक से पंचांग उठाया, अपनी जैकेट बंद की, दरवाजा बंद किया और वह चला गया। सुबह होते ही लोग मिलने आने लगे। कर्नल के जाने के 1 घंटे बाद निवासी कपिल मुझसे मिलने आया और कुछ गांजा ऑफर किया, जिसे मैंने विनम्रता से मना कर दिया। कपिल ने मुझे गले लगाया और कहा, कम से कम यह तुरंत हो गया, कम से कम कोई दर्द नहीं हुआ। मुझे पता था कि वह बस मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह समझ नहीं रहा था। दर्द था मेरे पेट में, एक न खत्म होने वाला हल्का दर्द जो दूर नहीं होता था, यहां तक कि जब मैं बाथरूम की ठंडी बर्फ जैसी टाइलों पर घुटनों के बल बैठा था। और क्या होता है तुरंत मरना? कितनी लंबी होती है एक पल की मौत, 1 सेकंड, 10 सेकंड। उन सेकंडों का दर्द भयानक रहा होगा, जैसे उसका दिल फटा और फेफड़े बंद हो गए और कोई हवा नहीं थी और उसके दिमाग तक कोई खून नहीं पहुंच रहा था, और बस एक सच्चा डर। क्या होता है तत्काल? कुछ भी तत्काल नहीं है। तत्काल चावल बनाने में 5 मिनट लगते हैं, तत्काल पुडिंग को 1 घंटा। मुझे शक है कि एक पल के अंधेरे दर्द को वास्तव में तत्काल कहा जा सकता है। क्या उसके पास अपने जीवन की झलक देखने का समय था? क्या मैं वहां था? क्या जेक वहां था? और उसने वादा किया था, मुझे याद आया, उसने वादा किया था कि इसे जारी रखा जाएगा। लेकिन मैं जानता था कि जब उसकी मौत हुई तब वह उत्तर की ओर ड्राइव कर रही थी, नैशविल की ओर, जेक की ओर। शायद उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं था, यह बस एक और बड़ा आवेग था। और जैसे ही हैंक दरवाजे पर खड़ा था, मैं बस उसके पीछे देखता रहा, बहुत शांत छात्रावास की ओर, सोचता रहा कि क्या इसका उसके लिए कोई महत्व था। और मैं खुद को यही कह सकता हूं कि हां, उसने वादा किया था कि इसे जारी रखा जाएगा। अगली बारी लारा की थी, उसकी आंखें सूजन से भारी थीं। क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा, जब मैं उसे अपने पास खींचते हुए उसके सिर के ऊपर अपनी ठुड्डी रखकर खड़ा था। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। तुमने उसे उस रात देखा? उसने मेरे कॉलर बोन में बोलते हुए पूछा। वह नशे में थी, मैंने उसे बताया। कर्नल और मैं सोने चले गए और मुझे लगता है कि वह कैंपस छोड़कर चली गई, और वही झूठ बन गया। मैंने लारा की उंगलियां उसकी आंसुओं से गीली अपनी हथेली पर महसूस की, और इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता, मैंने अपना हाथ खींच लिया। मुझे माफ करना, मैंने कहा। कोई बात नहीं, उसने कहा। मैं अपने कमरे में रहूंगी अगर तुम आना चाहो। लेकिन मैं उसके पास नहीं गया। मुझे नहीं पता था उससे क्या कहूं। मैं एक प्रेम त्रिकोण में फंसा था, जिसका एक हिस्सा अब मृत था। उस दोपहर हम फिर से जिम में एक बैठक के लिए गए। ईगल ने घोषणा की कि स्कूल रविवार को वाइन स्टेशन में होने वाले अंतिम संस्कार के लिए बस की व्यवस्था करेगा। जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, मैंने तकुमी और लारा को अपनी ओर आते हुए देखा। लारा ने मेरी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैंने भी मुस्कुराया, लेकिन जल्दी से नजरें फेर लीं और शोक में डूबे लोगों की भीड़ में छिप गया। मैं सो रहा था और चारुलता कमरे में उड़ते हुए आई। वह नग्न थी और पूरी। उसके स्तन, जिन्हें मैंने बस बहुत संक्षिप्त और अंधेरे में महसूस किया था, उसके शरीर से लटके हुए चमक रहे थे। वह मुझसे कुछ इंच ऊपर थी। उसकी सांसें गर्म और मीठी थीं, जैसे लंबी घास के बीच से गुजरती हवा। हेलो, मैंने कहा। मैंने तुम्हें याद किया। तुम अच्छे लग रहे हो पज। तुम भी। मैं कितनी नग्न हूं, उसने कहा और हंसने लगी। मैं इतनी नग्न कैसे हो गई? मैं बस चाहता हूं कि तुम रुक जाओ, मैंने कहा। नहीं, उसने कहा, और उसका वजन मुझ पर गिर गया, मेरे सीने को कुचलता हुआ, मेरी सांसें खींचता हुआ, और वह ठंडी और गीली थी,
जैसे पिघलती हुई बर्फ। उसका सिर 2 हिस्सों में बटा हुआ था और उसके सिर की दरार से एक गुलाबी भूरा कीचड़ निकलकर मेरे चेहरे पर टपक रहा था और वह फॉर्मल्डिहाइड और सड़ते मांस की तरह बदबू कर रही थी। मैं घबराकर उसे दूर धकेल दिया। मैं गिरते हुए जागा और धम्म से फर्श पर गिरा। शुक्र है कि मैं निचले बंक पर सोता हूं। मैंने 14 घंटे सोया था। सुबह हो चुकी थी। बुधवार। मैंने सोचा उसका अंतिम संस्कार रविवार को। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या कर्नल तब तक वापस आ जाएगा। वह कहाँ था? उसे अंतिम संस्कार के लिए वापस आना ही था, क्योंकि मैं अकेला नहीं जा सकता था और कर्नल के बिना जाना अकेले जाने के बराबर था। ठंडी हवा दरवाजे से टकरा रही थी और पिछली खिड़की के बाहर पेड़ इतनी जोर से हिल रहे थे कि मुझे अपने कमरे से भी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। और मैं अपने बिस्तर पर बैठा कर्नल के बारे में सोचता रहा, जो कहीं बाहर था, सिर झुका हुआ, दांत भींचे हुए, हवा के खिलाफ चल रहा था। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।